तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस युआन जैसे ही पहाड़ी से गुजर रहा था, यहाँ पर इसकी मुलाकात लू फेंग से होती है और लू फेंग फिलहाल इसे एक लुक दे रहा था। अब आगे युआन फील करता है कि जितने भी लोग आज तक इससे मिले थे, ये लू फेंग कुछ ज्यादा ही घमंडी है। एरोगेंस इसके चेहरे पर देखा जा सकता था और फिलहाल युआन इसकी बात का जवाब देता है कि वैसे भी मैं तुमसे पहली बार बात कर रहा हूँ और तुम जो सोचते हो मैं वैसा सोचता भी नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना पसंद भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बीच में है तो मैं छोड़ता भी नहीं। और साथ में ये कहता है साइड हट जाओ, मुझे जाने दो। लू फेंग हैरान था, यार ये बंदा। और फिर ये गुस्से में कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और फिर ये कहता है तुम एक छोटे कॉन्टिनेंट से आते हो, कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हो, पर अभी भी तुम काफी नीचे हो और तुम जहां पर हो ये हमारे सेंगजोउ कॉन्टिनेंट में ही आता है, कांगजुआन सेक्ट। और मेरा जो क्लैन है सेंगजोउ कॉन्टिनेंट में ये काफी नोबल है, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे क्लैन के एक सीनियर हैं जो कि जो स्वॉर्ड कॉमेट पीक है उसके एक एल्डर भी है। जो 7 पीक्स बोले जाते हैं उनमें से ये एक पीक है। और मेरी एक बहन है, वो स्वॉर्ड पीक के एक डिसाइपल भी है। लू फेंग को लगा था ये सब बात सुन करके युआन डर जाएगा, पर युआन को फर्क ही नहीं पड़ता है। लू फेंग को लगता है शायद युआन डर गया और फिर ये युआन के कंधे पे अपना हाथ फेरता है और कहता है तो उम्मीद है कि तुम होंगी से दूर रहोगे। पर युआन तभी बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम दूसरों के नाम से मुझे डरवाओगे, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज होंगी। और फिर ये गुस्से में कहता है यार तुम्हारा दिमाग सच में बंद है। गु होंगी मेरे पास बस इथेरियल फॉर्म टेक्निक सीखने आती है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसे नहीं आना चाहिए तो उसे मना कर दो। और ये भी कहता है कि दम है तो उन्हें बुला लेना, मतलब तुम्हारे जो भी सीनियर्स हैं। लू फेंग को काफी गुस्सा आता है और फाइनली ये अपनी ऑरा रिलीज करने लगता है। ऑरा इतनी खतरनाक थी कि नीचे के जमीन में क्रैक्स आने लगते हैं। ये अपने फिंगर्स को मोड़ता है और एक पावरफुल पंच अटैक युआन के चेस्ट की तरफ बढ़ा देता है। युआन भी तैयार था, ये तुरंत ही अपने इथेरियल फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और जो भी पंच का वो शार्प अटैक था ये लगभग उसे अवॉइड कर जाता है। और जो थोड़ा बहुत उसका हिस्सा था ये अपने जेनेसिस की से उन्हें ब्लॉक कर देता है। लू फेंग हंसता है कि तुम कितना भी फास्ट भाग लो, पर आज मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। लू फेंग फिलहाल अभी अपने फुल पावर को यूज करने को सोचता है। युआन भी रुकता नहीं है, ये अपने जेनेसिस पाइथन की को यहाँ पे रिलीज कर चुका था। तभी बीच में एक आवाज आती कि लू फेंग तुम्हें रुक जाना चाहिए। आवाज में एक अलग ही कोल्डनेस थी और ये कोई और नहीं बल्कि गु होंग ही थी। और ये गुस्से में कहती अगर फालतू काम तुमने मेरे पीछे ट्राई किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माना कि हमारे फैमिलीज के बीच में अच्छे संबंध है फिर भी। और लू फेंग यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है, कह रहे मैं बस इसे सिखा रहा था, मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था। फिलहाल ये अपनी ऑरा को शांत करता है और युआन से कहता है आज तो तुम इसके वजह से बच गए, पर ये तुम्हें हमेशा नहीं बचा पाएगी। और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाता है। युआन अपने मन में बोलता है यार तुम ट्राई करके देख लेना, तुम्हें पता ही चल जाएगा। गु होंगी इधर आगे आती है और युआन से ऐसा माफी टाइप मांगने लगती है। इसे मालूम था कि यही इसका मेन रीजन थी, पर युआन इसे समझाता है कि आज नहीं तो कल मेरा इससे खेटा होने ही वाला था, यानी झगड़ा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब होंगी कहती है मतलब मैं तुमसे इथेरियल फॉर्म टेक्निक का सेकंड लेवल सीख सकती हूँ। युआन भी हंसता है कि जब तक तुम आना चाहो आ सकती हो और मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। फिर भी होंगी कहती है अगर वो लू फेंग तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो। बदले में युआन बस एक स्माइल देता है और युआन ये सोच रहा था कि यार ये नंबर 1 आउटर डिसाइपल है, मैं भी तो इसके पावर को देखना चाहता हूँ। पर होंगी भी इसे बताती वो सच में काफी स्ट्रांग है। हालांकि होंगी अपने मन में सोच रही थी कि अगर लू फेंग आगे बढ़ा तो मैं भी उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर फिलहाल रात का समय हो चुका था और लू फेंग को दिखाया जाता है और इसके आसपास कई सारे डिसाइपल्स खड़े थे और ये लोग थोड़े चिंतित थे कि लॉर्ड लू बहुत रेयर होता कि आप हम सभी को एक साथ बुलाओ, क्या कोई बात है। जैसे कि यांग जियो, किन जेन वगैरह ये साथ में खड़े थे। लू फेंग ये सीधा बोलता है कि यार अब 1 महीने से कम का समय है, वो जो पीक माउंटेन का कॉम्पिटिशन होने वाला है और जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसे सेक्ट रिवॉर्ड भी करेगा। उस बंदे को हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक तो मिलेगा ही, साथ में जेनेसिस मैरो बैप्टिज्म भी मिलेगा। अब इनमें से एक बोलता है कि यार फर्स्ट प्लेस तो ब्रदर लू आपको ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो फर्स्ट रैंक का बंदा आएगा, अब उसमें अगर आपको याद हो तो इनर डिसाइपल्स को भी अलग अलग कैटेगरी दी जाती है और सबसे ऊपर शायद पर्पल आता है। तो फर्स्ट रैंक वालों को यानी जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसे पर्पल शैश इनर डिसाइपल बन जाएगा और जो टॉप 10 में एंटर करेंगे उन्हें गोल्ड शैश इनर डिसाइपल बनाया जाएगा और फ्यूचर में वो पर्पल शैश बन सकते हैं, तो उन्हें भी वो बैप्टिज्म बाद में मिल ही जाएगा। लू फेंग कहता है मैं इसीलिए तुम सभी को बुलाया हूं और ये कह रहा था कि 10 स्पॉट्स मैं फिक्स कर देता हूँ, मतलब हम ही सब जीतेंगे। इसी के चेहरे पर एक स्माइल था। पर किनजेन पूछता है यार बाकी जो कॉन्टिनेंट से लोग आए हैं क्या वो मानेंगे ये चीजें। लू फेंग हंसता है कि अगर किसी को सहमति नहीं होगी तो आके मुझसे मिल सकता है। और लू फेंग कहता है अगर किसी को थोड़ा डाउट भी आया, मतलब वो विरोध भी करे,
तो बोल देना ये सब जाओ युवान की वजह से हो रहा है। और इसने कैसा रूल बनाया था कि जो 10 में से 8 स्पॉट्स है ये यही लेगा, मतलब इसके साथ वाले लोगों को, और जो 2 बचे हुए हैं स्पॉट्स वो जो बाकी कॉन्टिनेंट से लोग आए हैं डिसाइपल्स, ये उन्हें बांट रहा था। अब इसका इरादा सीधा था कि 2 ही चीजें बची, यानी 2 ही टोकन बाहरियों के लिए, तो एक मान लो जाओ युवान लेगा, पर उससे फाइट करने वाले बहुत लोग होंगे, 8 तो हमारे पास है और एक कोई और लेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और बहुत सारे डिसाइपल्स काफी मेहनत कर रहे थे इस पीक सेरेमनी कंपटीशन के लिए। समय के साथ प्रिंस युवान इसका जो वो 9 ड्रैगन कैनन्स टेक्निक था ये उसे सीखने लगा था, और साथ में ये ग्रेड 4 का अब जेनेसिस रून भी याओ याओ के थ्रू सीखने लगा था। अपने कमरे में यानी जो बालकनी था वहां पर फिलहाल ये 9 ड्रैगन कैनन्स प्रैक्टिस कर रहा था, और समय के साथ थोड़ा थोड़ा अब इसे ये समझने लगा था। हालांकि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए इंसान को अलग अलग ड्रैगन टाइप के इसेंस ब्लड को रिफाइन करना पड़ेगा और साथ में उन्हें मर्ज करना पड़ेगा, और ये जो मार्किंग बनेगी उसे उस बंदे को अपने की ड्वेलिंग में प्रिंट कराना पड़ेगा। और इसमें आप जितना अच्छा यानी हाई ग्रेड का एसेंस ब्लड यूज करोगे ये टेक्निक उतनी पावरफुल बनेगी। पर ये ब्लड कहाँ से लाएगा, इस ख्याल में ये फिलहाल खोया हुआ था, और शायद इसे वही जो जेवेल पवेलियन था वहां पे जाना पड़ेगा। याओ याओ जो कि नीचे वाले फ्लोर पे थी अब ये भी इसके साथ चली जाती है, साथ में अपना टुन टुन भी था। ये इसलिए जा रही थी जेवेल पवेलियन क्योंकि वहां पर अल्कोहल वगैरह भी अच्छा मिलता था। लड़की पूरी नशेड़ी है। फिलहाल ये तीनों वहां पे एंटर करते हैं। याओ याओ अपना अलग कुछ ढूंढने लगती है और युवान ये आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो भी सर्वेंट्स रहती हैं ये उनसे पूछ रहा था वो ड्रैगन टाइप ब्लड के बारे में। और यहाँ के जो मैनेजर थे काओ जून करके ये फिलहाल युवान के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। और फिलहाल जैसे कि ये पाइथन ड्रैगन, 3 हेडेड फ्लेम स्नेक ड्रैगन, ऐसे करके 4 में भी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बॉटल्स मंगवाते हैं, और सभी का दाम 500 जेनेसिस जेड पीसेस थे। और इनका लेवल जो था वो इनिशियल ग्रेड 4 का था। पर युवान इससे ये सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि इसे और हाई लेवल का ईसेंस ब्लड चाहिए था। अब ये काओजून से कहता है, काओजून के चेहरे पर स्माइल था कि ठीक है फिर मैं हाई लेवल का मंगवाता हूँ। एक लड़की दोबारा से वापस आती है और इसने इस बार 2 सिल्वर प्लेट्स में कुछ ब्लड्स वगैरह ढक के लाए थे, और पर एक बॉटल का दाम जो था वो 1500 जेनेसिस जेड थे, और ये ग्रेड 4 में भी हाई लेवल का जेनेसिस ब्लड था। अब एक और सिल्वर प्लेट ढका हुआ था। युवान इसके बारे में पूछता है। काओजून भी कहते हैं यार ये तुम नहीं खरीद पाओगे। अब फिलहाल उस पे से भी पर्दे को हटाया जाता है। उसके ऊपर में 3 जेड बॉटल्स थे और एक अलग ही लेवल की ऑरा उसमें से बाहर निकल रही थी, और ये तीनों जो ब्लड इसेंस थे ये ग्रेड 5 के थे। ग्रेड 5 का ब्लड मतलब डिवाइन ड्वेलिंग लेवल का ब्लड। युवान खुद हैरान हो जाता है, पर ये कुछ ज्यादा ही वायलेंट होगा और इसे मास्टर करना यानी कि फ्यूज करना और भी ज्यादा टफ होगा। पर युवान इसके मन में कुछ और ही ख्याल थे और ये पूछता है कि इन तीनों का दाम क्या है, मुझे ये चाहिए। काओजून भी हैरान था कि यार ये लड़का कितना बोल्ड है, डिवाइन ड्वेलिंग लेवल का ब्लड ये इसे रिफाइन करना चाहता है। अब काओजून भी कहते हैं कि यंग ब्रदर शायद मैं आपको ये बेच ना पाऊं। युवान कहता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, ले सकता हूं। पर काओजून बताते हैं नहीं, ये कोई पहले ही इसको बुक कर चुका है, मैं बस ये तुम्हें दिखाने के लिए रहा था। अब युवान हैरान था और ये पूछता है कि कौन इसे खरीदा है, अगर ऐसा रहा तो मैं उससे खरीद सकता हूँ, उससे डबल प्राइस में देंगे। काओजून थोड़ा सा सोचते हैं फिर इसे बताते हैं लू फेंग। पर पीछे से लू फेंग भी यहाँ पे आ चुका था और इसके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल था। अब युवान इसकी तरफ देखता है कि क्या ये भी वो टेक्निक सीख रहा है। लू फेंग हंसने लगता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी टेक्निक्स हैं, मैं तो इसे बस ऐसे मजाक मस्ती के लिए खरीदा हूँ, यानी ये ब्लड्स को, क्योंकि इसे पता था कि प्रिंस युवान ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए जानबूझ करके इसने ये खरीद लिया था। और युवान इस समय ये अपने ड्रैगन की को रिलीज करता है। लू फेंग हंसता है कि फाइट करना चाहते हो, और ये भी अपने जेनेसिस की को रिलीज कर रहा था। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि तुम दोनों शांत रहो, और फिलहाल ये दोनों शांत हो जाते हैं। लू फेंग फिलहाल इन बॉटल्स को ले लेता है और कहता है ये खून सड़ भी जाए ना तो भी मैं ये तुम्हें बेचने वाला नहीं हूँ। अब युवान करे भी तो करे क्या, ये जो ग्रेड 4 का हाई लेवल का जेनेसिस ब्लड था उसे खरीदने को तैयार हो जाता है। काओजून भी थोड़ा सा निराश फील करते हैं कि यार ये गलत तो है पर ये क्या ही करें। अब युवान यहाँ से निकल रहा था, तभी लू फेंग फिर से कहता है ये तो अभी शुरुआत है। अब युवान भी इसको देखता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें फर्स्ट प्लेस चाहिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लू फेंग भी कहता है कि तुम कर क्या पाओगे। युवान कहता है बस इतना ही कह सकता हूँ कि फर्स्ट प्लेस वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, और तुम खेलना चाहते हो, मुझे पसंद है खेलना। युवान आगे निकल जाता है और लू फेंग इसके चेहरे पर फिर से वो स्माइल था कि अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। अब फिलहाल युवान याओ याओ को ढूंढने लगता है। फाइनली ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। याओ याओ ये युवान को देख के समझ सकती थी कि बैड मूड में है, और ये पूछती भी है, पर युवान बोले तो बोले क्या। पर फाइनली याओ याओ के लुक के कारण इसे बोलना ही पड़ता है, और ये बताता है कि इसके पास बस ग्रेड 4 का जेनेसिस ब्लड है। पर याओ याओ हंसती कि यार ड्रैगन ब्लड कोई बड़ा समस्या नहीं है, मेरे पास एक तरीका है, मैं तुम्हारे ग्रेड 4 के ब्लड को अपग्रेड कर सकती हूँ ग्रेड 5 में।
और उसके बाद ये टुनटुन की तरफ देखती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर तुम इस ब्लड में टुनटुन का ब्लड मिक्स कर दोगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। जाओ युवान इसको मानो एक सदमा सा लग जाता है। टुनटुन इधर आगे जा चुका था, पर याओ याओ बोलती है कि टुनटुन को मत बताना कि मैंने ये तुम्हें बताया है। और युवान फिलहाल टुनटुन से कहता है कि चलोगे खाना खाने 100 फ्रेगनेंसेस हाउसेस में, जितना तुम्हें खाना है खा लेना। अब टुनटुन इसकी आंखें चमक उठती है कि यार ये बंदा ये इतना कैसे मेरे पे ध्यान देने लगा। टुनटुन काफी स्मार्ट था और ये अपने पंजे युवान की तरफ इशारा करता है। और टुनटुन अगर पेट भर खाए तो युवान ये दिवालिया हो जाएगा। फिलहाल ये दोनों बातें कर रहे थे और याओ याओ ये अपने बालकनी में बैठकर इन दोनों को देख रही थी। और युवान इससे कहता है कि बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। टुनटुन इसके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं और युवान की तरफ ये भौंकने लगता है। अब युवान भी कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी 100 फ्रेग्रेंसेस हाउस में लेके नहीं जा पाऊंगा। और खाना अच्छा खासा मिलने वाला था। टुनटुन फाइनली एग्री कर जाता है। अब युवान यहाँ पर अपने युवान ब्रश को यूज करता है और टुनटुन के पंजे पर हल्का सा एक होल सा कर देता है। हालांकि शुरुआत में ये उस पर होल कर भी नहीं पा रहा था, इससे अपना ऑरा फ्लेयर टेक्निक यूज करना पड़ता है। टुनटुन का जो ब्लड था उसमें एक गोल्डन कलर मिक्स था और हर एक बूंद काफी हैवी था। और युवान फिलहाल इसमें एक छोटा सा बॉटल भर लेता है। ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लड लेने वाला था, पर टुनटुन भी इसकी तरफ पंजा मारने लगता है। फिलहाल ये बॉटल को रखने के बाद टुनटुन का मसाज करता है। फिलहाल ये काफी खुश था, तब यहाँ पर एक आवाज आता है कि तुम कर क्या रहे हो। और ये थी गु होंगी। युवान फिलहाल बॉटल को छिपा चुका था और कहता है कुछ नहीं, और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब होंगी बताती है, पहले थोड़ा सोचती है। इससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि लू फेंग ने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था। होंगी फिलहाल काफी गुस्से में थी और अचानक से एक जेड बॉटल बाहर निकालती है जिसमें जो ऑरा थी काफी बज़र्ग थी और ये भी ग्रेड 5 का ही ड्रैगन टाइप का एसेंस ब्लड था। और ये बताती है ये मैं इनर माउंटेन से लेके आ रही हूँ, पर एक ही बॉटल मिल पाया। पर युवान मना करता है नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए। होंगी इसे समझाती है कि तुम्हारे और उसके बीच का जो ग्रज है वो मेरे वजह से, तुम्हें ऐसे शांति से खड़ी नहीं रह सकती। और ये हंस के कहती है मैंने ये भी सुना कि तुमने लू फेंग से कहा है कि फर्स्ट रैंक तुम लेने वाले हो। इससे भी नहीं लगा था युवान को कि ये न्यूज़ इतना जल्दी फैल जाएगा। होंगी कहती है वैसे तो तुम्हारे चांसेस कम है, पर उम्मीद है कि तुम शायद ऐसा कर पाओ। और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाती है, पर जाने से पहले कहती है उम्मीद है कि तुम मेहनत अच्छे से करोगे। इधर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोच रहा था कि ये फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, इसे तो पता चल ही जाएगा। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि टुनटुन के ब्लड को अभी भी दिख रहा था कि यार ये किस प्रकार का क्रिएचर है, इतना मिस्टीरियस। टुनटुन भी याओ याओ के जैसा ही था, एकदम मिस्टीरियस। और फिलहाल ये जो इसके पास बॉटल्स थे उसमें ये टुनटुन के ब्लड मिलाने लगा था। हालांकि जैसे ही कुछ बूंदे मिलाता है जो बीस्ट के ब्लड्स थे उसमें एक बॉइलिंग सेंसेशन आने लगता है। पर टुनटुन का जो मिस्ट्री था इससे भी सीक्रेट रखना जरूरी था। मतलब अगर कोई बीस्ट टुनटुन को खा जाए तो उसका पावर लेवल सीधा एक ग्रेड से ऊपर चला जाएगा, यानी अगर वो अल्फा पे है तो डिवाइन पे चला जाएगा, डिवाइन पे है तो उससे भी ऊपर। फिलहाल युवान इन तीनों चारों प्रकार के ब्लड्स को अब यूज करना शुरू कर देता है और इनके अंदर जो वो रूथलेसनेस रहता है यानी ब्लड काफी वायलेंट रहता है उसे ये अब टेम्पर्ड करने लगा था। पर जब भी ये अपने ओमनी पाइथन की को वो जो ब्लड इसेंस का ऑरा था वहां पे भेजता था, वो जो बीस्ट के ऑरास थे वो मानो सप्रेस होने लगते थे, यानी ओमनी पाइथन की से मानो डर रहे हो। मतलब इसका ओमनी पाइथन की ये ड्रैगन टाइप के भी इसेंस ब्लड को सप्रेस कर सकता है। बात ऐसा था कि ओमनी पाइथन की सीधा एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर से निकला, यानी उसके अंदर प्रीमियर ड्रैगन की ऑरा है। शायद यही कारण था। पूरा एक रात ये इस प्रोसेस में लगा रहता है और धीरे धीरे जो इसेंस ब्लड थे अब इनके अंदर का वो जो बज़र्ग ऑरा था वो शांत होने लगा था। और इसके हिसाब से शायद 3-4 दिन में ये जो 9 ड्रैगन कैनन है इसके फर्स्ट लेवल पर ये एंटर कर जाएगा। फिर जब ये उठता है तो इसकी तरफ 2 लोग अचानक से बढ़ रहे थे। पहला था कायोक्जियू और दूसरा था शेन वानजिन, और दोनों के चेहरे पर थोड़ा चिंता था। युवान समझ जाता है कोई तो बात है, और ये दोनों वही बात बताते हैं कि जो 10 रैंक है यानी 10 जो कोटाज है, 8 तो वो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि सेंजो वाले ही रखेंगे वो लू फेंग, और 2 हम बाहरी लोगों के लिए उसने दिया है। और उसने ये भी बताया कि इसके पीछे का कारण तुम ही हो। युवान समझ जाता है यार ये बंदा लू फेंग ये अच्छे से प्लान कर रहा है, पूरे मैटर में ये मुझे फंसा रहा है। मतलब बाहरी कॉन्टिनेंट वालों को भी ये मेरा दुश्मन बनाना चाहता है। और क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि लू फेंग ज्यादा पावरफुल है, वो अच्छा नाम बनाएगा, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा फोकस थे। युवान इनको समझाता है कि हमें उनके रूल्स के हिसाब से नहीं चलना है, जो भी पोजीशन मिले हमें उसके लिए फाइट करना है। ऐसा थोड़ी होगा कि 8 वो लोग ले लेंगे। पर कियांगजू हंस के कहता है यार वो सेंजो वाले हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमारे में एक तुम ले लो, एक आदि मैं को संभाल सकता हूँ, खास करके वो लू फेंग वो तो अलग ही पावरफुल है। युवान समझाता है जिसका मुक्का ज्यादा मजबूत होगा वही जीतेगा। और युवान इनसे हंस के कहता है मुझे कोई और स्पॉट चाहिए ही नहीं, मैं तो फर्स्ट रैंक लूंगा। अब ये बात सुनकर कायोक्जियू और शेन वानजिन भी इसकी तरफ देखने लगते हैं। मतलब ये सीधा सीधा इशारा कर रहा था टेंशन मत लो,
लू फैंग से तो बैटल मैं ही करूंगा। क्याक्सू समझाता है कि लू फैंग को हराना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से वो अल्फा ओरिजिन की मे बी 4th लेयर या उससे भी ऊपर हो सकता है। युवान भी हंसता है कि फाइट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। और क्यांगजू समझाता है, खास करके सेन वानजिंग एक सजेशन देता है कि हमारे कांगमांग कॉन्टिनेंट के अलावा और भी बाकी कॉन्टिनेंट के लोग हैं, अगर हम उन्हें मिला लें तो कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि लू फैंग ने पूरे शेंजो वालों को इकट्ठा कर लिया, ये भी वैसा कर सकते हैं। पर क्याक्सू डर रहा था कि यार वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लू फैंग से डरते हैं। युवान बस इतना ही कहता है कि बस आप बुला लो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। क्याक्सू कुछ ही समय में बहुत सारे डिसाइपल्स को यहाँ पे इकट्ठा कर चुका था। अब इनमें ज्यादातर जो आगे में खड़े थे वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स थे। खास करके 2 लोग जो आगे थे, एक यंग मैन और वुमेन, ये दिखने में काफी पावरफुल थे। खास करके लड़की, इसका नाम था सोंग वांगजी, दिखने में भी सुंदर थी। और लड़का, उसका नाम था जाओ कुन। और ये दोनों भी टॉप 10 वाली जो रैंकिंग थी उसमें आते थे। सोंग वांगजी पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि जाओ युवान आपने हमें क्यों बुलाया है? युवान कहता है कि यार देखो, सबको पता है कि लू फैंग क्या कर रहा है। वो कोटा डिवाइड कर चुका है और 2 कोटा में हम सभी लोग फाइट करेंगे, क्या ये सही है? जाओ कुन कहता है, पर ये तो आपने ही शुरू किया ना, लू फैंग ने तो ऐसा ही कहा था। युवान भी समझाता है कि आपको क्या लगता है कि अगर मेरी उससे दुश्मनी नहीं होती तो क्या वो आप लोगों को छोड़ देता? अगर ये सोच रहे हो तो तुम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब जाओ कुन, जो कि थोड़ा एरोगेंट था, इससे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि अगर आपको हमें ऐसे बेइज्जती करना है तो आप बुलाया ही क्यों? जाके सीधा लू फैंग से बात करो। अब युवान कहता है, मेरी बात समझो, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट रैंक का जो फाइट है यानी लू फैंग से, वो मैं लड़ने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को वो 2 स्पॉट के लिए नहीं लड़ना है तो बाकी जो 8 स्पॉट्स हैं उनके लिए भी फाइट करो। अब बाकियों को समझ में आता है कि युवान ये डर नहीं रहा है, ये तो प्लान कर चुका है। पर फिर भी जाओ कुन कहता है, यार फर्स्ट रैंक मजाक मत करो, गंदा हारोगे और हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। सोंग वांगजी को भी लगता है कि यार ये युवान ये थोड़ा ज्यादा एरोगेंट है। युवान समझ चुका था ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें हराना पड़ेगा, पावर दिखाना पड़ेगा। और ये कहता है, अगर आप मेरे से एक स्ट्राइक ले ली तो मैं माफी मांग लूंगा। जाओ कुन तैयार हो जाता है और युवान यहाँ पर अपने 9 ड्रैगन कैनन अटैक को यूज करते हैं। अब इसे देखकर जाओ कुन भी एक 3rd लेयर का अपने आसपास डिफेंस बना लेते हैं और साथ में अपने जेनेसिस की से इस आते हुए अटैक पर एक अटैक दिए मारते हैं। पर अटैक इतना खतरनाक था कि जाओ कुन इसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये काफी पीछे जाके गिरता है। युवान ने अभी जो अटैक किया था, वो जो अटैक था एक बीस्ट में बदल गया था, जेनेसिस की लिजार्ड। सोंग वांगजी अब ये भी ध्यान से युवान को देखने लगती है और युवान भी कहता है, क्या किसी और को शक है मेरे ऊपर? क्योंकि बात ऐसी थी, जाओ कुन का पावर लेवल अल्फा की शायद 3rd लेयर में था और वो जो टॉप 10 की रैंकिंग थी उसमें 7वें नंबर पर था। तो लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि युवान सच में पावरफुल है। अब जाओ कुन ये यहाँ पे आके बैठ जाता है और कहता है कि यार तुम सच में अच्छे हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, और क्या है प्लान तुम्हारा, पूरे अच्छे से बताओ। युवान सीधा कहता है, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है हम उसे नहीं मानेंगे, हम पूरे 10 स्पॉट्स के लिए फाइट करेंगे और नंबर 1 के लिए मैं जाऊंगा, यानी लू फैंग से मैं फाइट करूंगा। और ये न्यूज़ फैला दो कि 10 में से 6 स्पॉट्स हमको चाहिए, सेंगजो कॉन्टिनेंट वालों को बस 4 स्पॉट्स ही मिलना चाहिए। और ये बताता है, चलो ठीक है, माना कि सेंगजो वाले फाइट में हमसे अच्छे हैं पर हमारी संख्या भी ज़्यादा है, और अगर तुम लोग पीक सेरेमनी के दौरान मेरी बात मानोगे तो हम अच्छा कर भी पाएंगे। सभी लोग इसकी बात मान जाते हैं। सोंग वांगजी, जाओ कुन वगैरह ये भी सोच रहे थे अगर युवान इन्हें गाइड कर देगा तो इनका भी पावर लेवल बढ़ सकता है। अब इधर ये जो न्यूज़ था, यानी जाओ युवान की एक मीटिंग हुई थी और उन्हें 6 स्पॉट चाहिए, अब ये फैलने लगा था। लू फैंग हंस रहा था कि यार जब से कांगजुआन सेक्ट बना है तब से सेंगजो कॉन्टिनेंट के कम से कम 5 लोग तो रहते ही हैं टॉप 10 में, यानी पीक सेरेमनी में। क्या वो मजाक कर रहा है? और ये कहते हैं, मतलब बाकी लोग भी, कि सच में ये बेवकूफ़ है। अब इधर जेनेसिस माउंटेन पर सभी बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं, बस याओ याओ के अलावा, और बहुत सारे लोग इस समय युवान की तरफ देख रहे थे, खास करके लू फैंग। एक बंदा था किन जैन करके, जिसकी रैंकिंग 6वें स्थान पे थी, और ये काफी तेजी से अब वेट नहीं कर पाता है और युवान की तरफ बढ़ने लगता है, और इसके पीछे पीछे कई और लोग युवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सभी जो लोग थे सेंगजो कॉन्टिनेंट के थे और वो भी फर्स्ट क्लास डिसाइपल। अब जो सेंगजो कॉन्टिनेंट के डिसाइपल्स नहीं थे वो लोग थोड़े नर्वस हो जाते हैं। इधर ये लोग बढ़ रहे थे, सोंग वांगजी, कायोक्सियू, जाओ कुन, ये लोग भी अब देखने लगते हैं और ये तीनों जाओ युवान के पीछे आ जाते हैं। कायोक्सियू तुरंत ही चिल्लाता है कि किन जैन तुम करना क्या चाहते हो? किन जैन इन्हें कुछ बोलता भी नहीं है और कहता है निकलो, पर जाओ कुन ये चुपचाप सामने खड़ा था। किन जैन हंसता है कि जाओ कुन तुम्हें क्या लगता है, तुम इस युवान के दम पर हमारे सामने खड़े हो सकते हो? अब किन जैन के बगल में इसका एक और साथी था, ली होंग टाओ, ये इन्हें समझाने लगता है कि जाओ कुन तुम फालतू में मजाक में पड़ रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। सोंग वांगजी भी कहती, तुम्हें उससे क्या करना है, हम इसके साथ है तो क्या हुआ? और ली होंग टाओ कहता है कि सोंग वांगजी पिछली बार तुमने मुझे गलती से हरा दिया था, इस बार ट्राई करके देख सकती हो। और इधर किंग जैन अब सीधा ये जाओ युवान की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि 10 में से 4 स्पॉट्स बस हम सेंगजो वालों को मिलेगा,
हम भी देखना चाहते हैं, क्या तुम्हारे में उतना दम है? और दम है तो खड़े हो जाओ। और किन्जेन कहता है कि जाओ युवान, अगर तुम माफी मांग लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इधर जाओ को ये किन्जेन से कहता है, यार तुम्हें खेलना है तो मेरे साथ खेल सकते हो। सॉन्ग वांगजी, कायोक्जियो और जाओको ये तीनों अपना अपना जेनेसिस की रिलीज करने लगे थे, और सेंगजो वाले भी ये अपनी ऑरा रिलीज करने लगते। जाओकुन वगैरह ये आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी एक आवाज आती है कि तुम लोगों को इस मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और ये आवाज थी लू फेंग की। ये अपने ऑरा से इन तीनों को सप्रेस करने लगता है और ये कहता है कि तुम्हारा वो साथी यानी प्रिंस इवान अभी भी शांत बैठा था, वो तो एक चिकन के समान है, अभी भी तुम्हारे पीछे छिप रहा है। इधर जाओ युवान ये भी अपनी आंखें खोलता है कि यार ये बंदा यानी ये लू फेंग को सीधा बोलता है कि पीछे से दूसरों को भेज के क्यों अटैक करते हो, सामने क्यों ना आ जाते हो। लू फेंग कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, तुम पहले मेरे इन साथियों से डील करो। बदले में युवान भी हंसता है कि यार ये तुम्हारे ये ट्रैश लोग, इनसे मैं क्यों फाइट करूं। अब किन्जेन को गुस्सा आता है कि तुम अल्फा लेयर 1 पे हो और हमें ट्रैश बोलते हो। युवान को भी गुस्सा आता है, ये अचानक से इथेरियल फॉर्म टेक्निक यूज करता है, गायब सा हो जाता है और किन्जेन के सामने प्रकट हो जाता है। किन्जेन भी तैयार था कि मैं तुम्हें एक पंच में यहीं पे मार दूंगा। अब इसके हाथों में लाइटनिंग पावर चमक रहा था। यह अटैक तो करता है पर युवान के आर पार निकल जाता है। युवान इसके सामने गया था, फिर अचानक से अपने सीट पे वापस लौट आता है। किन्जेन को समझ में नहीं आता यार ये कितना फास्ट था, और किन्जेन हंसने लगता है कि यार तुम्हारे में बस यही काबिलियत है, खरगोश के जैसा इधर उधर भागना। पर तभी अचानक से एक ऑरा ये फील करता है, और जब ये फील कर पाता है तो ये हैरान था, इसके आसपास जेनेसिस रून्स बनने लगे थे और ये था ग्रेड 4 का जेनेसिस रून। किन्जेन को भी समझ में नहीं आता यार ये तो बस सामने आया था फिर गायब हो गया, इसने ये रून्स कब बना दिए मेरे ऊपर। और ये जो जेनेसिस रून था इसका नाम था मैजिक माउंटेन सप्रेशन सील रून, और एक जेनेसिस ऑरा जो कि मानो माउंटेन के समान हो किन्जेन को सप्रेस करने लगती है। हालांकि किन्जेन ये पीछे हटने को देखता है पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये खून की उल्टी करने लगता है, और इसके हाथों में ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये पेन होने लगता है, हाथ मानो इसके फट जाएंगे। किसी को नहीं लगा था यार युवान इतना फास्ट होगा, और एक अटैक में, वो भी जेनेसिस रून्स में, इसने इसको बांध दिया था। अब ली हांगटाओ वगैरह इनका चेहरा बदल जाता है, मतलब अगली हो जाता है। ये आगे बढ़ते हैं किन्जेन की हेल्प के लिए, पर अचानक से फिर से एक जेनेसिस रूल प्रकट होता है और मानो किन्जेन को इनसे एकदम अलग कर दिया हो, एक दूसरे दुनिया में लेके चला गया हो, और आसपास बस आग ही आग दिख रहा था। किन्जेन अब इस फायर की वजह से और भी ज्यादा वीक फील करने लगता है, और युवान इस समय किन्जेन से पूछता है क्या तुम कन्विंस हो कि मेरे में दम है। किन्जेन इसके शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, पसीने छूट रहे थे, और इस समय चाहे सॉन्ग वांगजी हो या जाओ कुन हो, अब इन्हें समझ में आता है कि जाओ युवान का पावर क्या है। इधर लू फेंग गुस्से में कहता है युवान उसे रिलीज कर दो। इसे लगा था कि किंगजेंग वगैरह युवान को हरा देंगे, पर फिलहाल इसका प्लान फिर से विफल हो चुका था। पर जाओ युवान लू फेंग की बात को एकदम इग्नोर मार देता है। लू फेंग फिर से चिल्लाता है कि युवान ये ज्यादा हो रहा है, और ये तुरंत ही अपने एक जेनेसिस की से एक अटैक करता है। युवान भी इधर अपने युवान ब्रश को बाहर निकाल लेता है, और इसका युवान ब्रश अपने मार्शल फॉर्म यानी कि बड़ा होने लगता है, और जो लू फेंग का अटैक था उसे यह डिसॉल्व कर देता है। उधर वो जो माउंटेन था जिससे किनफेंग सप्रेस था, ये उसका पावर और बढ़ा देता है। किन्जेन एकदम चिल्लाने लगता है, इससे लग रहा था अब ये मारा जाएगा, और ये कहता है मैं मान गया, तुम कैपेबल हो। इधर लू फेंग को दिखाया जाता है जिसका चेहरा एकदम हरा हो चुका था गुस्से में, और एक अलग ही लेवल की ऑरा अब इसकी बॉडी से निकलने लगी थी, और ये कहता है जाओ युवान तुम मरना चाहते हो। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।